हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इक्वाडोर कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ईस्ट तिमोर कंट्री को लेकर के। तो ईस्ट तिमोर कंट्री जो है तिमोर आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट पर एग्जिस्ट करता है और तिमोर आइलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडोनेशिया कंट्री के अंडर आता है। ये जो ईस्ट तिमोर जो कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे न्यूली डेमोक्रेसी कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। वो लास्ट ईयर यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी से 1975 के बीच में यहाँ पर पुर्तगालियों का राज, उनका शासन रहा। और उसके बाद में जब पुर्तगालियों ने ये छोड़ करके गए ईस्ट तिमोर एरिया को, तो यहाँ पर इंडोनेशिया कंट्री जो है उन्होंने अपना एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 1999 में यहाँ पर रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है और उसी के बेसिस पर 2002 में यहाँ पर यूएन ने इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का डेजिग्नेशन दिया। ईस्ट तिमोर जो है उन्होंने यहाँ पर, आप सभी को पता है कि यहाँ के जो कंट्री है वो आसियान ग्रुप के मेंबर है, तो उन्होंने आसियान ग्रुप में शामिल होने की अपनी अपनी इच्छा जो है वो रखी। और अभी प्रेजेंट टाइम में आसियान ग्रुप में ऑब्जर्वर स्टेटस जो है ईस्ट तिमोर को मिला हुआ है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ईस्ट तिमोर कंट्री के सर्दर्न पार्ट पर यहाँ पर जो है तिमोर सी है, यहाँ पर ओम्बाई स्टेट है और यहाँ पर वेटार स्टेट है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ईस्ट तिमोर कंट्री की लोकेशन को लेकर के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर केरला जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ पर नोरो वायरस के कुछ केसेस देखने को मिले हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो नोरो वायरस है वो इफेक्ट कब करता है, जब आप एक तरीके से कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करते हो। तो नोरो वायरस की अगर हम बात करें तो नोरो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस जो है वो हो जाती है। अब देखो, ये जो नोरो वायरस, इसके बारे में अभी हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वायरस है। तो इसमें अगर कोई चाइल्ड जो है एक वायरस की वजह से इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इम्यूनिटी जो है बॉडी में जनरेट होती है, तो इसी ग्रुप का दूसरा वायरस जो है वो बाद में भी इफेक्ट कर सकता है। मतलब एक वायरस के लिए जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है वो दूसरे वायरस को एक तरीके से उससे बॉडी को बैलेंस नहीं करता है। साथ ही साथ में ये जो नोरो वायरस है ये 60 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को भी सहन कर सकता है। तो इसकी वजह से कुछ इसमें रेजिस्टेंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से कुछ हैंड सैनिटाइजर्स, इनकी जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उनके लिए भी ये रेजिस्टेंसी जो है वो अपनी शो करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर अभी कुछ हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने जो इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ में कुछ एलिगेशन जो है वो लगाए हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 5 मेंबर की एक कमेटी जिसको लीड करेंगी मैरी कॉम, जो बहुत बार उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को अच्छे से लीड किया है। तो अभी इस कमेटी को लीड करेंगी 4 मेंबर जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें एक है योगेश्वर दत्त, इसके अलावा वेल नोन सट्टल तृप्ति मुरुगुंडे और फॉर्मर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सीईओ कमांडर राजेश राजगोपालन एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीम ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राधिका श्रीमान। ये जो है इस कमेटी के मेंबर हैं। 1 महीने के अंदर ये कमेटी अपना जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो भी उनको लगेगा कि ये जो प्रोसीजर है प्रेजेंट टाइम में जो इशू देखने को मिल रहा है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली, इन सभी को रिव्यू करेगी। साथ ही साथ में 1 मंथ के लिए जो डे टू डे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को भी रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के जो इशू हैं उनको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर आसाम जो स्टेट है उसको लेकर के आसाम स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि अगर 14 ईयर से
कम एज की गर्ल है और उसके साथ में कोई मैन जो है शादी करता है, तो इसमें जो मैन है उनको पोक्सो एक्ट के अंडर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखा गया NFHS 5 जो है उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि हमारे इंडिया का जो आसाम स्टेट है ना, वहाँ पर जो गर्ल्स हैं 31.8% जो गर्ल हैं उनकी प्रोहिबिटेड जो एज ग्रुप होता है उस टाइम उनकी शादी हो जाती है। और इस एज ग्रुप में जिन लड़कियों की शादी होती है उसमें से 11.7% जो है वो मदर भी बन जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मदर है और जो चाइल्ड है उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है, न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, मोर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया के ओवरऑल एवरेज की बात करें कि प्रोहिबिटेड एज में इंडिया में कितनी शादी हो जाती हैं, तो 23.3% जो गर्ल्स हैं उनकी शादी हो जाती है प्रोहिबिटेड एज में, और 6.8% जो है वो इसमें मदर बन जाती है। इंडिया का एवरेज है। और यहाँ पर अगर हम आसाम का देखें तो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है दोनों ही पॉइंट्स पर। ओके, लीगल एज जो है मैरिज की 18 ईयर फॉर वीमेन एंड 21 फॉर मैन। ओके, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं उनका ये मानना है कि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो आसाम में काफ़ी ज़्यादा है और इसका बेसिक रीजन जो है वो चाइल्ड मैरिज है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेस्टर्न आसाम में एक एरिया है डुबरी, और डुबरी जो है यहाँ पर केसेज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब पूरे आसाम में जो डाटा है उनका 50% जो केसेज हैं वो डुबरी में देखने को मिलते हैं। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डुबरी जो है एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। 79.67% जो है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। और हमने पहले भी देखा कि जो पर्सनल लॉ है मैरिज का मुस्लिम कम्युनिटी का, उनका ये मानना है कि प्यूबर्टी एज जब आती है उस टाइम में शादी की जा सकती है। तो प्यूबर्टी एज जो है 13 to 15 एज जो है गर्ल्स की होती है, और एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्टेड जो एज लिमिट है उससे काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो अभी कुछ टाइम पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इस चीज़ को लेकर कि मैरिज जो भी बेसिक प्रोविजन है जिसकी वजह से अदर लॉ भी इफेक्ट होते हैं, इन सभी को लेकर के कॉमन लॉ होना चाहिए। अभी क्या होता है, इसीलिए बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की जाती है कि जो भी बेसिक प्रोविजन है जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इन सभी के लिए जो है वो एक कॉमन लॉ होना चाहिए सभी कम्युनिटी के लिए। ओके, ताकि जो बेसिक इशू है, देखो अब जो डाटा है इनकी वजह से, मतलब ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आसाम में जो इशू देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रही है। आसाम स्टेट जो है वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर यहाँ पर कॉमन लॉ होता तो ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलती। तो इसीलिए बार बार ये डिमांड की जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जिसके बारे में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP में आर्टिकल 44 के अंडर ये बात रखी गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो यहाँ डिस्कस करेंगे हम। राइटर जो है उन्होंने फोकस किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो ड्राफ्ट रखा गया है 2022 में हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा, उनको लेकर ही यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन किए गए हैं। देखो कोविड के बाद में अगर हम देखें, पहले से भी जो है वो डिजिटल काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेस है लोगों का बढ़ गया था, लेकिन कोविड के बाद में अगर हम देखें तो स्टूडेंट लेवल पर जो डिजिटल एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि कोविड के टाइम में जो एजुकेशन जो है वो एक तरीके से डिजिटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से काफ़ी एक तरीके से हैबिट में भी उनके आ गया है, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज जो है वो इसका किया जाने लगा है, स्मार्टफोन इन सभी का। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि इंडियन टीनेजर्स जो हैं वो इंटरनेट को कितना फ्रीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर माइनर्स यूज उसको करते हैं तो उन प्लेटफॉर्म्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ने अभी जो DPDP बिल जो है, मतलब प्रेजेंट टाइम में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है, उसके बारे में यहाँ पर रखा है कि इनमें माइनर्स को लेकर के जो इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया है। तो इस बिल में कुछ गैप हैं, कुछ इशू हैं। तो पहला गैप यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो
प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो इस बिल में रखा गया है कि कोई भी माइनर को अगर बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है, काफ़ी सेफली उसको यूज करना है, तो पहले वो अपने पेरेंट्स की जो है वो कंसेंट ग्रांट करवाए। तो यहाँ पर फोकस किया गया है कि देखो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में आप रूरल एरियाज़ में अगर फोकस करोगे तो पेरेंट्स जो हैं उनकी एजुकेशन लेवल काफ़ी कम है। तो इस तरीके का जो कंसेंट की यहाँ पर बात की गई है उसके ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो तो फोकस कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो जो राइटर है उन्होंने बोला है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो है इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है इस बिल में। हालांकि इससे पहले 1989 में जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है उसमें इसकी बात रखी गई थी और इंडिया इसका जो है सिग्नेटरी है। इंडिया ने 2005 में जो एक्ट लाए थे हम, कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, इन सभी में हमने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो है इस टर्म को यूज़ किया, इसको एक बेसिक प्रोविजन के रूप में यहाँ पर रखा। लेकिन डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बोलना है कि देखो पेरेंट्स को लेकर के जो अवेयरनेस है उसमें भी हम लैक करते हैं और ये जो बेसिक प्रोविजन है उसको भी यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया गया है। इस आर्टिकल में यूके और यूएस में कुछ एक्सपीरियंस किए गए, कुछ एक तरीके से सर्वे कंडक्ट करवाए गए कि बच्चे जो एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। तो हमारे इंडिया में भी स्टूडेंट्स को लेकर के और चिल्ड्रन को लेकर के, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को लेकर के, सॉरी, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को लेकर के जो लोकल लार्ज स्केल पर और लोकल एरिया इन सभी में जो है वो सर्वे कंडक्ट होने चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रन हैं उनकी ऑनलाइन हैबिट्स, डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़्यादा है पेरेंट्स में, प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड्स किस तरीके का है और किन पॉइंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, इन सभी के बेसिस पर एक डाटा जो है वो हमारे पास हो और उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व किया जा सके। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो डीपीडीपी बिल है, मतलब ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो बिल है, एक सेकेंड, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें देखो ये पेरेंट्स जो कंसेंट है इसके बारे में जो बात क्लेरिफाई बाद में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये किया है कि एज जो है, इशू कहाँ पर क्रिएट होगा कि जो यूजर जो है वो अपनी एज को मतलब एक तरीके से डिस्क्लोज ही ना करे, उसको क्लोज रखे, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो क्रिएट होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा उस समय जो है जो भी पर्सन यूज़ कर रहा है तो एज को लेकर के मतलब वो अपने जो भी एक तरीके से जो भी उनका आईडी प्रूफ है इन सब का यूज़ करके जो एज है उसको पहले यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद में जो है एक्सेस करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि देखो अगर आप आईडी प्रूफ को यूज़ करोगे मतलब और ज़्यादा जो डाटा है उनको स्टोर किया जाएगा, तो मतलब एक डाटा जो ब्रीच जो है वो इशू तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये जो आईडी प्रूफ का यूज़ करने की आप बात कर रहे हो इसका भी एक रिजल्ट होना चाहिए कि जो डाटा यूज़ किए जाएंगे, जिनको आप जो भी प्लेटफॉर्म उनको लेगा उसको आप किस तरीके से स्टोर करोगे, किस तरीके से उनको फिर यूज़ किया जाएगा, उनकी प्राइवेसी को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, ये सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो बिल है इसमें जो प्रॉब्लम है माइनर को लेकर के और प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और जो डाटा सिक्रेसी है वो भी बनी रहेगी, प्राइवेसी जो है वो भी मेंटेन रह पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। देखो 1973 में जो केशवानंद भारती केस था, 13 जजेस की जो बेंच है उन्होंने सुना और 7-6 से रिजल्ट निकल करके आया, बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है वो यूज़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर ये डिसाइड किया गया कि कोई भी जो लॉ है आर्टिकल 13 में कोई भी जो लॉ है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, और उसमें एक बात जो है वो इंसर्ट की गई। यहाँ देखिए आर्टिकल 13 जो है उसमें फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो है उसको भी क्या किया गया, एक तरीके से उसमें इंसर्ट किया गया। सॉरी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। अब उसके बाद में प्रॉब्लम क्या हुई कि 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये बात बोली गई कि आर्टिकल 31C जो है वो इंसर्ट किया गया और ये बोला गया कि डीपीएसपी में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C जो है उसके बेसिस पर जब काम किया जाएगा तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर जो है वो डीपीएसपी को मोर प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब इन आर्टिकल के बेसिस पर सोसाइटी में अगर कुछ काम होता है और अगर ये लगता है कि ये तो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है तो वहां पर डीपीएसपी को मोर प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी और उनको आप जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, जो केशवानंद भारती केस जो है उसमें रिजल्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर का फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर ये बोला गया था कि जो हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और उनको आपको मेंटेन करके रखना है। अभी क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लेकर के क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पॉइंट है वो तो निकल करके आया था फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और यहाँ पर हम जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को लेकर के चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या पॉइंट है जो एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर भी। तो देखो, इसमें क्लेरिफाई पहले भी किया गया है अदर अदर पॉइंट्स के बेसिस पर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है और एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कवर करता है। जहां पर भी ये लगेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन देखने को मिल रहा है वहां पर जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो पाएंगे। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्रेजेंट टाइम में ये जो आर्टिकल है, ये जो पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको लेकर के क्लेम किया था कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर के चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर न्यूज़ पेज पर, यहाँ देखो फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल है और उसमें अंडमान एंड निकोबार के जो कुछ आइलैंड्स हैं उनका नेम रखा गया है कि जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं उन्हीं के बेसिस पर। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, यहाँ देखिए परमवीर चक्र जो अवॉर्डीज हैं इनके बेसिस पर ये जो नाम है वो डिसाइड यहाँ पर किए गए हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बेसिस पर ये जो न्यूज़ है इसको रिलीज किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में पहले भी बताया गया है कि पहले भी इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो रखा गया। 2018 में जो रोज आइलैंड है उनको हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके बेसिस पर नाम रखा गया। नील आइलैंड जो है उनका शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का नाम जो है वो स्वराज आइलैंड जो है वो किया गया था। ओके, और देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अब बात हुई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हुई है जिसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर भी न्यूज़ आई है। तो पराक्रम दिवस जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 23 जनवरी को जो है उनकी जयंती आती है, बर्थ एनिवर्सरी आती है, तो उनको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था और इसके बारे में कल हमने जो है वीडियो अपलोड किया है। तो प्लेलिस्ट में जो एक्सप्लेन्ड सीरीज है वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो को व्यू कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने शेयर कर रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें पराक्रम दिवस को लेकर के, और जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी कंट्रीब्यूशन है इनको लेकर के जो भी बेसिक फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं उस वीडियो में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो बिहार में फिर से जो लिकर जो है, मतलब आप अगर यहाँ देखिए बिहार में फिर से इशू जो है वो देखने को मिला। अभी कुछ टाइम पहले भी ये प्रॉब्लम बनी हुई थी कि वहाँ पर कंटेमिनेटेड जो लिकर है उसको जब यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ जो है वो पहले भी देखने को मिली और प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर 4 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़ गए। अब देखो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। बिहार में जो लिकर कंजम्पशन है उसको बैन किया गया है 2016 से, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो टाइम टू टाइम इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है कि क्लेरिफिकेशन ये होना चाहिए कि देखो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन आपने यूज़ किए हैं, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आपने बनाए हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो अच्छे से नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसके
सॉल्यूशन के बेसिस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लेकर के या तो रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होने चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि बाहर से जो है वो मतलब अदर स्टेट से बिहार में एंट्री कर रही है लिकर, या फिर बिहार में ही इसका प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, इन सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाना चाहिए। तभी जाकर के वो जो बैन है, जो रिस्ट्रिक्शन है लिकर का, वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा और एक जो रिजल्ट है वो अच्छे से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, तो देखो प्रोजेक्ट 75 के बेसिस पर जो 6 सबमरीन जो है, जो हमारी इंडियन नेवी को यहाँ पर क्या की जाएंगी, एक तरीके से सौंपी जाएंगी, कमीशन की जाएंगी इंडियन नेवी में। तो उसी प्रोजेक्ट 75 के बेसिस पर जो 5th स्कॉर्पियन सबमरीन जो है INS वगीर, उसको कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट 75 के बेसिस पर जो नेम है, ये कंप्लीट आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन सी सबमरीन जो है वो इंडियन नेवी में कमीशन की गई है। तो देखो सबसे पहली है INS कलवरी, ओके। उसके बाद में है INS खंडेरी। उसके बाद में अगर हम देखें तो INS है करंज, फिर है INS वेला, INS वगीर जिसको अभी कमीशन किया गया है, और नेक्स्ट रहेगी INS वागशीर। तो इनके जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में जैसे आपको पूछ भी लें कि कौन सी जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंडर आती है, कौन सी जो है प्रोजेक्ट के अंडर नहीं आती है। और यहाँ पर बताया गया है कि 2047 तक इंडिया जो है वो इन वेपन सेक्टर में, हर सेक्टर में इंडिया जो है वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने की कोशिश करेगा। फॉरेन पेज पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से वहाँ की जो कैपिटल इस्लामाबाद, फाइनेंशियल हब जो है कराची, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। ओके, जो मेट्रो ट्रेन सर्विस है, वो मेट्रो ट्रेन सर्विस जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द कंट्री हैड फेस्ड सच ए क्राइसिस। इन अक्टूबर 2022 पाकिस्तान विटनेस्ड ए 12-hour पावर आउटरेज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम है, और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान जो है वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वहाँ पर क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि वो फोकस करेंगे अपने मिलिटराइजेशन को लेकर के, मतलब मिलिट्री सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिफेंस वेपन है इन सभी को प्रमोट किया जाएगा, ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। और जो वहाँ पर लो बर्थ रेट है उसको रिवर्सल करने पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रह सके। ओके, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन की वजह से जो इफेक्ट होने को देखने को मिल रहा है, उसको दोबारा से यूथ एज जो है वो यहाँ पर हो सके, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, कंट्री को जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर लेबर सेक्टर में, वो ना हो पाए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।